अब हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अभी तक हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, रिसीट्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैपिटल और रेवेन्यू तो हम बचपन से करते आए हैं। ध्यान से देखना एक एक करके, पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान से देखना। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट में बस आप रुपीस लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताया था, नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पूरे साल की समरी है, तो यहाँ पे कोई डेट कॉलम नहीं होता, बाकी लेजर वाले रूल्स अप्लाई होते हैं। डेबिट लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट राइट हैंड साइड। डेबिट साइड पे क्या आता है? एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डेबिट साइड पे हम क्या शो करने वाले हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे क्या शो करने वाले हैं? इनकम्स। कौन सी? डायरेक्ट। तो चलो ध्यान से देखना। ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। जब साल शुरू हुआ तो पहले से हमारे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, सर वो हमारा एक्सपेंस कैसे हो गया? जो सामान आपने लास्ट ईयर बनाया था और बिका नहीं, क्या वो लास्ट ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा? नो सर। नो। मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉस्ट शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस साल जितना सामान आपने बेचा, उसको बेचने में जो जो खर्चा हुआ वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। तो अगर कुछ सामान बच गया तो वो उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाता, वो अभी हम देखेंगे, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पीरियड में। तो ऐसे ही अब जब नया साल शुरू हुआ, पिछले साल का कुछ सामान पहले से पड़ा हुआ था, पिछले साल वो खर्चा नहीं माना गया, तो इस साल माना जाएगा ना, इस साल माना जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे पहला पहला पॉइंट होता है टू ओपनिंग स्टॉक। टू और बाय लिखना ऑप्शनल होता है, एडवाइजेबल है, मैंडेटरी नहीं है। पहला पॉइंट ओपनिंग स्टॉक। फिर आती हैं परचेजेस। टू परचेजेस इनर कॉलम में लिखना चाहिए अगर रिटर्न्स भी हैं। परचेजेस में से माइनस करते हैं परचेजेस रिटर्न्स, परचेजेस में से माइनस करते हैं परचेजेस रिटर्न्स, परचेजेस माइनस रिटर्न्स। परचेजेस आ गई। उसके बाद बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप किसी भी ऑर्डर में दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस लेस रिटर्न्स, बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। बाकी क्या एक्सपेंसेस हैं? जैसे फ्यूल एंड पावर, टू वेजेस, टू कैरेज, कार्टेज, इनवर्ट्स। अब यार वो सभी आ जाएगा ना इसमें, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, वो सब आ जाएगा। इनवर्ट्स टू 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 टू। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम होता है कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स फैक्ट्री से रिलेटेड ही खर्चा होता है, और एनी अदर फैक्ट्री रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक और परचेज पहले आएंगे, बाकी सारे किसी भी ऑर्डर में। क्रेडिट साइड पे
सबसे पहले सेल्स, सेल्स इनर कॉलम में अगर सेल्स रिटर्न्स एग्जिस्ट करती हैं ट्रायल बैलेंस में, सेल्स रिटर्न्स, सेल्स में से माइनस करके दिखाते हैं सेल्स रिटर्न्स। अगर क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप है तो वो भी आ जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल्स आ गई, सेल्स रिटर्न आ गई, सेल ऑफ स्क्रैप आ गई। लास्ट आइटम होता है ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट चैप्टर में जब एडजस्टमेंट करेंगे हम देखेंगे कि अब नॉर्मल लॉसेस भी होते हैं, बट अभी के लिए क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा एसेट होता है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट होती है, क्लोजिंग स्टॉक इज एन एडजस्टमेंट। बट सर आपने अभी बताया था कि इस चैप्टर में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। एक सेपरेट चैप्टर है एडजस्टमेंट्स के लिए, एक लौती एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक हम इसी चैप्टर में सीखेंगे, एक लौती एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। फर्क क्या होता है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट मतलब a transaction which has not yet been recorded in the books। आप रिकॉर्ड कर दो, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज जो अभी आपने करनी है, हुई नहीं है। जब आपके पास ट्रायल बैलेंस आया तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, क्लासिफिकेशन हो चुकी है, तो तभी तो ट्रायल बैलेंस में वो बैलेंस अपेयर हो रहा होगा। अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहा है, अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, आपको करना है। जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है मतलब उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो मैंने बताया कि वो तो एक ही जगह आ सकता है, जिस चीज की एडजस्टमेंट हो चुकी है वो एक ही जगह आ सकता है। तो ट्रायल बैलेंस में एसेट्स जाएंगे बैलेंस शीट में, एक्सपेंसेस डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, इनडायरेक्ट है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, लायबिलिटीज बैलेंस शीट पॉइंट। ट्रायल बैलेंस में जो भी गिवन है वो आइटम एक ही जगह जा सकता है, एक ही बार जाएगा, या तो वो बैलेंस शीट में जाएगा या वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, या तो वो डेबिट साइड पे जाएगा या वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम है वो एक ही बार आएगा। बट जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर है, जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो होती है एडजस्टमेंट, जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो होती है एडजस्टमेंट। तो इस चैप्टर में इकलौती एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं, एडजस्टमेंट का नाम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट करने वाले हैं मतलब आपको बुक्स में एंटर करना पड़ेगा, आपको कोई भी चीज बुक्स में एंटर करनी है तो आपको क्या करना होता है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट क्यों हो रहा है? आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपके कुछ एक्सपेंसेस रिवर्स हो रहे हैं, आपके कुछ एक्सपेंसेस रिवर्स हो रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, इस साल आपने कुछ सामान बनाया, जो आपने सामान बनाया वो आपकी परचेजेस में आ रहा होगा, या कुछ पहले से पड़ा था या बनाया। आपने इस साल 50,000 यूनिट्स बनाई, उसमें से 40,000 बिक गई, तो 10,000 तो आपके पास पड़ी होनी चाहिए, वो तो नहीं बिकी। अब आप एक्सपेंसेस दिखा रहे हो पूरे 50,000 यूनिट्स का और रेवेन्यू दिखा रहे हो सिर्फ 40,000 यूनिट्स का, तो मैचिंग प्रिंसिपल वायोलेट हो गया। कॉस्ट शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर आपने रेवेन्यू दिखाया था सिर्फ 40,000 यूनिट्स का, तो खर्चा भी सिर्फ 40,000 यूनिट से रिलेटेड दिखाना चाहिए था, तभी उस पीरियड का करेक्ट प्रॉफिट आ सकता है। जो 10,000 यूनिट्स बच गई, क्या वो करंट पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए? नो सर, नहीं मानना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में से रिवर्स ना करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा देते हैं। उसका इंपैक्ट यही है कि वो उस पीरियड के एक्सपेंसेस को उतने से रिड्यूस कर देता है।
क्रेडिट्स नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो अगर आप कोई भी आइटम क्रेडिट करेंगे तो उस पीरियड की इनकम उतने से बढ़ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक का पर्पस था मेरे एक्सपेंसेस रिड्यूस करना, तो इंपैक्ट वो पूरा कर रहा है। क्यों दिखाया जाता है यहाँ पे? इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज ऑफ द मैचिंग प्रिंसिपल। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। लॉजिक समझ आया क्यों आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे? Yes, sir. तो Yes, एक बारी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे आ रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री है, और दूसरी बारी दूसरा एस्पेक्ट ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। तो एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू एस्पेक्ट्स। तो एक बारी जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, एक बारी आया ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब हमने कर दी सारी पोस्टिंग, डेबिट आइटम्स दिखा दिए, क्रेडिट आइटम्स दिखा दिए। अब लेजर में क्लोज कैसे करते हैं? बैलेंसिंग करके। बैलेंसिंग करके अब ध्यान से देखना, या तो किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। इफ क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन द डेबिट आइटम्स तो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? इफ क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स तो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? बोलो जल्दी बोलो। इफ credit items in the trading account are more than the debit items, if incomes, direct incomes are more than the direct expenses, तो net result profit ही तो होगा। तो यहाँ पे लास्ट में आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, TFD, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा इफ credits are more than the debits. If credits are more than the debits तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस लॉस if debits are more than the credits. If debits are more तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस क्या होगा? अगेन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो अगर आपके डेबिट आइटम्स आते हैं तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आता है, बट होता तो वो डेबिट बैलेंस ही है। और अगर आपके क्रेडिट आइटम्स आते हैं तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा? व्हेन द क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स। ग्रॉस लॉस कब होगा? व्हेन द डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। डेबिट साइड पे क्या आते हैं? डेबिट साइड पे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और क्रेडिट साइड पे क्या आती हैं? डायरेक्ट इनकम्स। ट्रेडिंग अकाउंट पर्पस टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा? इफ क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स। ग्रॉस लॉस कब होगा? इफ डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। क्या था ये? फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग